मैं दस पलांगे सीजी शिक्षा में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12वीं के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक इकाई सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग इकाई सेल के बारे में जो है पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम जो है इकाई सेल के घनत्व के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं इकाई सेल क्या होता है। इकाई सेल जो होते हैं आप पढ़े हैं, ये क्रिस्टल जालक का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, वो इकाई सेल कहलाता है। कोई भी जो इकाई सेल होता है उसका अपना क्या होता है, आयतन होता है, और उसका अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो किसी भी इकाई सेल में जो इकाई सेल का द्रव्यमान और इकाई सेल का जो क्या होता है, आयतन होता है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा इकाई सेल का घनत्व कहलाता है। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग किसके पास, इकाई सेल के पास। ये है हमारा इकाई सेल के घनत्व की गणना। इसमें लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो जैसे मैं आपको बताया कि कोई भी जो इकाई सेल होता है उसका क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है, उसका कुछ क्या होता है, हमारा आयतन होता है। तो उनका जो द्रव्यमान होता है और इकाई सेल का जो आयतन होता है, उन दोनों का जो क्या होता है, रेशियो होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है, वही आपका क्या कहलाता है, इकाई सेल का घनत्व कहलाता है ना। ये क्वेश्चन अगर आता है इकाई सेल का घनत्व क्या है, तो आप बता सकते हैं कि प्रति इकाई सेल का द्रव्यमान और उसके कुल आयतन का जो क्या होता है, अनुपात होता है, उसे हम इकाई सेल का घनत्व कहते हैं। यहाँ पर भी ये भी लिख दिया गया है, इकाई सेल का घनत्व बराबर क्या होता है, हमारा इकाई सेल का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई क्या होता है, इकाई सेल का आयतन। तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा इकाई सेल का घनत्व कहलाता है। अब ये जो इकाई सेल का घनत्व है, इसको और आगे क्या किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। यहाँ पर जो इकाई सेल का आयतन है या इकाई सेल का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर होता है हमारा प्रति इकाई सेल का, प्रति इकाई सेल में, प्रति इकाई सेल में परमाणु संख्या। यहाँ पर इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, हमारा प्रति इकाई सेल में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इंटू होता है हमारा एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार। तो ये होता है हमारा इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या या परमाणु की संख्या, और ये होता है हमारा इंटू एक परमाणु का भार। यहाँ पर जो परमाणु संख्या होता है, इस परमाणु संख्या को हम लोग सिंबल जिससे शो करते हैं वो होता है Z, और एक परमाणु का जो भार होता है उसको हम लोग शो करते हैं हम लोग M से। अब यहाँ पर पुनः यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक परमाणु का जो भार होता है, एक परमाणु का भार, ये डिपेंड करता है हमारा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या या नंबर। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर होता है हमारा प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या और एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार डिपेंड करता है उसके मोलर द्रव्यमान, और एक होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर पर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। यहाँ पर जो एवोगैड्रो नंबर होता है, इस एवोगैड्रो नंबर को हम जो है स्मॉल n नॉट से शो करते हैं, और मोलर द्रव्यमान को पहले जैसा हम किसे करते हैं, m से शो करते हैं। तो इस प्रकार से आगे जो है हम लोग इकाई सेल के द्रव्यमान को आगे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इकाई सेल का जो आयतन होता है, इकाई सेल का आयतन, ये जो इकाई सेल का आयतन होता है वो आपका, हम लोग इससे पहले जो 3 अक्ष पढ़े थे हम लोग, कौन कौन से भाई, हमारा एक था हमारा x, एक था हमारा y, और ये था हमारा z। तो इन तीनों अक्षों की जो क्या होता है, हमारा जो लंबाई होता है, जैसे ये b और c,
तो किसी भी हमारे इकाई सेल का द्रव्यमान होता है ये तीनों अक्षों की लंबाई के क्या होता है आपके बराबर होता है। अर्थात कोई भी आयतन जो होता है वो तीनों का, मान लो ये तीनों का मान एक जैसा है, मान लो ये भी यहाँ से यहाँ की लंबाई एक है, यहाँ पर ये है, मतलब तीनों का मान क्या है इक्वल है। तो वहाँ पर तीनों के मान पर इकाई सेल का आयतन क्या करता है निर्भर करता है, जिसको दर्शाने के लिए ए से दर्शाते हैं और इसका टोटल मान जो है ए क्यूब के क्या होता है बराबर होता है। तो इस तरीक़े से क्या किया जा सकता है, इसको और आगे डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ क्या होता है मान प्राप्त होता है। कैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व बराबर हो जाता है इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर कितना निकला है हमारा, प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रति इकाई सेल में परमाणु संख्या, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं। एक परमाणु को भार बराबर कितना होता है मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई करें तो क्या होता है इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, और नीचे में क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या या नंबर। तो इस प्रकार से फाइनल हमको इकाई सेल के घनत्व बराबर क्या प्राप्त होता है, प्रति इकाई सेल में परमाणु संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई क्या होता है इकाई सेल का आयतन इंटू एवोगैड्रो संख्या। अब इसको और छोटा किया जा सकता है, इकाई सेल का जो घनत्व होता है उसको रो से हम लोग शो करते हैं, प्रति इकाई सेल के जो परमाणु संख्या होता है उसे हम जेड से शो करते हैं, मोलर द्रव्यमान जो होता है उसको हम एम से शो करते हैं, डिवाइडेड बाई इकाई सेल का जो आयतन होता है उसको किससे शो करते हैं हम लोग ए क्यूब से शो करते हैं, और एवोगैड्रो संख्या होता है उसे एन नॉट से क्या करते हैं शो करते हैं। तो इस प्रकार इकाई सेल का जो घनत्व होता है उससे एक फाइनल क्या होता है हमारा सूत्र प्राप्त होता है, जिसमें रो बराबर क्या होता है जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब, और एन नॉट क्या होता है प्राप्त होता है, जिसमें जेड का मान प्रति इकाई सेल में जो भी परमाणु संख्या होता है उसको प्रदर्शित करता है, एम जो है मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, ए क्यूब जो होता है वो इकाई सेल के आयतन को प्रदर्शित करता है, और एन नॉट जो होता है वो एवोगैड्रो संख्या को क्या करता है दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो इकाई सेल की गणना है उसके लिए क्या किया जा सकता है सूत्र की उत्पत्ति की जा सकती है। अब थोड़ा सा इसमें हमको और जानना है, इसमें जो मान आपको दिख रहा है रो का मान जेड एम ए क्यूब और ए नॉट, इसमें से कुछ मान क्या होता है आपको फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे जेड का जो मान होता है, इस जेड की मान की बात करें तो जेड का जो मान होता है वो एसएससी में अगर हम बात करें तो हमेशा क्या होता है एसएससी में इसका मान कितना होगा 1 होगा। मतलब जब आपको एसएससी जो इकाई सेल है उसका अगर गणना के लिए अगर क्या किया जाता है आपको गणना करने के लिए दिया जाता है, उस स्थिति में जेड का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। अगर हम बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में जेड का मान हमेशा कितना होता है हमारा 2 होता है भाई, है ना। तो हमेशा क्या होता है हमारा इसमें 2 होगा। अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी जो होता है इस एफसीसी में हम देखें तो एफसीसी में जो जेड का मान होगा वो हमेशा कितना होगा हमारा 4 होगा। तो इस प्रकार से जेड का मान लगभग क्या होता है आपका फिक्स्ड होता है। अगर आपको एसएससी इकाई सेल की गणना करने के लिए बोल रहे हैं तो आप जो है जेड के जगह कितना रखेंगे आप 1 रखेंगे। अगर आपको बीसीसी के लिए बोल रहे हैं तो आप जेड के जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे। और अगर एफसीसी के लिए बोला जा रहा है तो आप एक जो है जेड के जगह जो है आप क्या रखेंगे आपका 4 रखेंगे। तो इस प्रकार से जेड का जो मान होता है क्या होता है वो फिक्स होता है, जो इन पर क्या करता है डिपेंड करता है। एम का मान क्या होता है वो तो दिया रहता है। अब हम बात करते हैं ए क्यूब और ए नॉट। तो यहाँ पर जो ए नॉट होता है जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसका भी मान क्या होता है आपका फिक्स होता है। इसका जो मान होता है वो होता है 6.023 इंटू 10 दी पावर कितना होता है 23 होता है। ये हमारा होता है एवोगैड्रो संख्या, जो हमेशा क्या होता है इतना ही मान रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये जो फार्मूला आपको मिला है उसमें आप जो है जेड का मान क्या हो गया फिक्स हो गया, एन नॉट का मान क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है। अब जो भी मान रहता है एम और ए क्यूब का मान क्या रहता है चेंज रहता है, जिसमें मान रख के क्या किया जा सकता है उसमें
उसका जो इकाई सेल का घनत्व है वो क्या किया जा सकता है, गणना किया जा सकता है। या इसमें द्रव्यमान को जो है इस तरफ से स्थानांतरित करके उसका गणना किया जा सकता है। इकाई सेल का आयतन का भी गणना इसी सूत्र से क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये हो गया भाई हमारा इकाई सेल की गणना। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और याद रखना है। यहाँ पर जनरली इकाई सेल की जो गणना होता है उस इकाई सेल की गणना को हम जो है सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में और बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे मान होते हैं। तो उन मान में अगर दिया गया है, आपका मान जो है मान लो एंगस्ट्रॉम में दिया गया है और आपको जो है किस में लाना है, उसको सेंटीमीटर में लाना है, तो आपको कुछ चीज़ों को क्या करना है, जानना है। मान लो हमारा जो लंबाई है वो एंगस्ट्रॉम में दिया गया है और एंगस्ट्रॉम को अगर किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर में, तो आपको जो है 10⁻⁻ जो क्या होता है हमारा 8 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आपका जो एंगस्ट्रॉम में जो मान होता है वो सेंटीमीटर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई। उसी प्रकार अगर मान लो आपका इसमें जो लंबाई है या उसका आयतन है वो आपका जो है नैनोमीटर में दिया गया है, नैनोमीटर में अगर दिया गया है और उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उस स्थिति में आपका 10⁻⁷ जो सेंटीमीटर होता है उससे अगर आप क्या कर देते हैं, उसको गुणा कर देते हैं, तो आपका जो मान होता है वो सेंटीमीटर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी प्रकार अगर ये पिकोमीटर में दिया गया है तो पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में आपको अगर चेंज करना है तो उस स्थिति में आपको जो है 10⁻⁻10 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो इसको भी आपको जो है याद रखने की क्या है, ज़रूरत है ना। मान लो आपका जो मान दिया गया है वो सेंटीमीटर में नहीं दे करके किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है या नैनोमीटर में दिया है या पिकोमीटर में दिया है, तो आप इस मान को जो दिया गया मान होता है उससे गुणा करके उसको सेंटीमीटर में क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आपको जानना जरूरी है। तो ये हो गया भाई आपका इकाई सेल का घनत्व। अब इससे रिलेटेड क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे कर सकता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले से यहाँ पर लिख के रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है किसी धातु क्रिस्टल जिसकी परमाणु भार आपका 60 है कि क्रिस्टली संरचना आपका दिया गया है FCC और यूनिट सेल का जो कोर लंबाई है, मतलब आपका ABC, ये तीनों का मान दिया है आपका कितना, 400 पिकोमीटर। तो उसकी घनत्व की आपको क्या करना है, गणना करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसके लिए आपको जो जो चीज़ दिया गया है उसको आपको पहले क्या कर लेना है, लिख लेना है। जैसे परमाणु भार जिसको हम लोग M से शो करते हैं, ये आपका क्या किया गया है, दिया गया है, कितना दिया है भाई हमारा 60। M का मान आपको यहाँ से पता चल गया। FCC दिया गया है, अर्थात FCC होता है तो परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। मतलब यहाँ पर Z का मान कितना दिया है हमारा, 4 दिया गया है। या 4 आपको अभी मैं इससे पहले बताया, इनका क्या होता है, FCC अगर हो तो उसमें परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो हमको 2 मान पता चल गया, एक हमको जो है Z का मान पता चल गया, M का मान पता चल गया। यूनिट सेल की कोर लंबाई दिया है, मतलब यहाँ पर A³ का मान दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो A³ है या A का जो मान है वो कितना दिया गया है हमारा, 400 पिकोमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको मिल गया A का मान कितना हो गया, 400 पिकोमीटर। अब हमारा क्या बच गया, उसकी घनत्व। तो घनत्व फिलहाल तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसको रो से शो करते हैं। तो घनत्व हमको पता नहीं है। एक चीज़ और है इसमें, वो बचा है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को किससे शो करते हैं भाई, A0। इसका भी मान फिक्स होता है, अभी आपको बताया मैं, 6.023 × 10⁻23 होता है। तो हमको चारों का मान यहाँ से पता चल गया। M का मान 60 हो गया, Z का मान 4 होता है और A का मान कितना दिया है, 400 पिकोमीटर दिया है। और नंबर ऑफ जो एवोगैड्रो नंबर है वो कितना दिया है आपका, 6.023 × 10⁻23 दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, बोल रहे हैं घनत्व। और घनत्व को किससे शो करते हैं भाई, हम लोग रो से, और इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका एक सामान्य जानकारी जो दिया गया है। अब हमको क्या करना है, चूँकि यहाँ पर देखो ये जो हमारा A का मान है वो पिकोमीटर में दिया गया है, तो ये जो पिकोमीटर है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जो है A दिया गया है हमारा 400 पिकोमीटर। और अभी मैं बताया कि पिकोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁻ कितना से हमारा 10 से क्या कर देते हैं हम लोग, उसको गुणा कर देते हैं। अब
इसको गुणा कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर में। लेकिन अभी भी मान थोड़ा क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसलिए इस मान को और क्या किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। 400 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 दी पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 10 का घात 2 लगाते हैं तो ये 100 हो जाता है, और 100 को अगर 4 से गुणा करें तो 400 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको और छोटा कर दिए, इतना क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया आपका 10 दी पावर -10। इसको और अभी क्या किया जा सकता है, और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो a बराबर कितना होता है हमारा, ये हो जाता है आपका 4 का कितना हो गया 4। यहाँ पर जो क्या होता है, घात समान होता है, और अगर इसमें जो हमारा आधार समान है और घात क्या होता है हमारा अगर अलग अलग है, तो उसी स्थिति में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसको लिखा जाता है आपका 4 गुणित क्या होता है 10 का घात, 10 में से 2 घट गया तो कितना हो जाता है हमारा -8 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसको और क्या किया जा सकता है, छोटा लिखा जा सकता है। अभी जो मान मिला है वो किसका मिला है, a का मान मिला है, और हमको किसका चाहिए, A3 का मान चाहिए। तो यहाँ पर जो है a का मान को हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, A3 में। तो a का मान हो गया। अब A3 बराबर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4, इसमें हो जाता है, इसमें अगर हम देखें तो ये हो गया 3 इंटू 10 दी पावर कितना हो जाता है आपका -8 हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर और देखें हम लोग, अगर a क्यूब लेते हैं तो इसका क्यूब हो गया, 10 का नहीं होता है भाई, इसको 8 से को 3 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मान कितना आ जाएगा, a क्यूब बराबर, अगर हम 4 को 3 बार गुणा करें, है ना, तो 4 को 3 बार गुणा करते हैं कितना आ जाता है, 4 चौके 16, और 16 चौके कितना आ जाता है हमारा 64 आ जाता है। तो ये हो गया 4 का मान। इसमें 10 नहीं होता है भाई चेंज, लेकिन 8 जो होता है, अगर उस 8 को अगर हम 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो उस स्थिति में इसका मान कितना हो जाता है आपका 24 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से a क्यूब का मान कितना आ गया आपका 64 गुणित कितना हो गया 10 का घात -24 आ गया। इसको और क्या किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। तो इसको हम और छोटा करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो 64 है उसमें हम लोग पॉइंट डाल देते हैं, तो ये हो जाता है 6 पॉइंट कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो जैसे ही इसमें पॉइंट लगाते हैं, इधर का मान क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो इसको माइनस जो है 23 से शो करते हैं। तो फाइनली जो है a का मान कितना प्राप्त होता है हमारा 6.4 इंटू 10 दी पावर 23 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये जो 400 मान था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसको छोटा से छोटा मान प्राप्त करने के लिए क्या किए, इसको आगे हल करते गए। तो अंततः हमको जो है a क्यूब का मान जो है हमको छोटा मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब जैसे ही मान प्राप्त होता है, उस मान को हम लोग जो है क्या लिख देते हैं, फार्मूला में रख देते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, ये है रो, इसका मान किसके बराबर होता है, तो रो बराबर होता है ZM डिवाइडेड बाई होता है a क्यूब, और क्या होता है हमारा A0। ये हमारा क्या था, सूत्र था। अब इस सूत्र में क्या करना है, आपको मान रखना है भाई। तो मान रखते हैं, चलिए यहाँ पर z का बराबर कितना दिया है हमारा भाई, z बराबर दिया है 4, तो ये हम लोग कर दिए 4। m का मान कितना दिया है भाई यहाँ पर 60, तो ये हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाई, अगर हम देखें तो a क्यूब का मान कितना मिला है हमारा, ये मिला है 6.4 इंटू 10 दी पावर कितना हो गया हमारा 23 मिला है भाई। तो इसको देखते हैं हम लोग, एक मिनट। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 4 हो गया, उसके बाद कितना हो गया हमारा इंटू कितना हो गया 16 हो गया। अब नीचे हमारा किसका मान रखना है, a क्यूब कितना मिला है हमारा 6.4 इंटू 10 दी पावर 23 दिया गया है। वो हो गया हमारा a क्यूब का मान। एवोगैड्रो का मान कितना होता है भाई हमारा, ये भी हम जानते हैं 6.023 इंटू 10 दी पावर कितना होता है हमारा 23। तो इस फार्मूला में जो मान है उसको हम लोग क्या कर दिए, रख दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें से ये वाला क्या हो जाता है आपका कैंसल हो जाता है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किसको किसको गुणा करते हैं हमारा, तो ये होता है हमारा 6.4 और 6.023, है ना। इसको अगर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और इधर से इन दोनों को गुणा करते हैं, तो फाइनली इनका जो रिजल्ट होता है वो 6.25 क्या होता है, सेंटीमीटर क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से रो का मान क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो इस टाइप का आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। आपको कुछ मान दिया रहेगा, और मान देने के बाद आपको उसकी गणना की, डेंसिटी की गणना कीजिए या द्रव्यमान की गणना कीजिए। इस टाइप का क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये हो गया हमारा इकाई सेल का घनत्व और उसका जो है कैलकुलेशन। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं पिक की ओर। आगे हमारा टॉपिक है हमारा ठोसों में संकुलन। हमारा आगे का टॉपिक क्या है भाई, ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन का मतलब क्या होता है,
ठोसों में संकुलन का मतलब ये है कि ठोस जानते हो आप कई कणों से क्या होता है हमारा मिल करके बना होता है। तो ठोस जब क्या करते हैं, जब व्यवस्थित होते हैं, ठोस के अंदर जब कण क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं, तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहते हैं कि उनके बीच में है ना रिक्तियाँ जो है कम से कम छूटे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ठोसों के इस प्रकार की व्यवस्था या ठोसों में कणों की इस प्रकार की व्यवस्था कि उनके बीच रिक्तियाँ कम से कम छूटे, वो उनकी क्या कहलाती है, ठोसों में संकुलन कहलाती है। मतलब ठोसों की ऐसी व्यवस्था जिससे कणों के बीच कम से कम क्या छूटे, रिक्ति छूटे, कम से कम खाली जगह छूटे। तो ऐसा जो व्यवस्था होता है ठोसों में, वो क्या कहलाता है आपका, ठोसों में संकुलन कहलाता है। या तो ठोसों की इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाता है हमारा, ठोसों में संकुलन कहलाता है। ये जो ठोसों में संकुलन होता है, इस ठोसों में संकुलन को यहाँ पर जो है 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो उसको हमको क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है भाई। कौन कौन से, तो इसमें पहला दिया है हमारा एकविमी संकुलन, एक होता है हमारा द्विविमी संकुलन और एक होता है हमारा त्रिविमी संकुलन, है ना। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल और इसको बोलते हैं 3D डायमेंशनल, है ना। तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एकविमी संकुलन, एक होता है द्विविमी संकुलन और एक होता है त्रिविमी संकुलन, जिसे हम 3D बोलते हैं। यही वास्तविक स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्रकार का। अब हमको जो है सभी प्रकार को 1 बाय 1 पढ़ना है भाई। पहला हमारा संकुलन क्या है, एकविमी संकुलन, 1D संकुलन। अब यहाँ पर ये जो संकुलन है, इस संकुलन को दर्शाने के लिए जो कण है ना, जो कण हम लोग ले रहे हैं, इस कण को क्या मान लिया गया है, गोला मान लिया गया है। आप गोला भी बोल सकते हैं, कण भी बोल सकते हैं भाई। तो एकविमी जो संकुलन है, अगर उसमें हम बात करें तो एकविमी संकुलन में जो कण हैं वो इस प्रकार से एक पंक्ति के रूप में जब क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, तो जो संरचना बनता है वो क्या कहलाता है आपका, एकविमी संरचना कहलाता है। मतलब हमारे पास कण है, अगर ऐसे बहुत सारे कण क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से एक पंक्ति के रूप में क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो इस प्रकार का जो क्या बनता है हमारा संकुलन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकविमी संकुलन कहते हैं भाई। ये सब जो गोला दिख रहा है क्या है, कण है। कण मतलब अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं। तो ये कण अगर इस प्रकार से पंक्ति में व्यवस्थित रहे तो उसी संरचना को हम क्या बोलेंगे, एकविमी संरचना। एकविमी संरचना खत्म हो गया, इतना ही है ना, इतना ही बोलना है और ज़्यादा नहीं बोलना है ना। इसमें कण अगर क्या हो, एक पंक्ति के रूप में इस प्रकार से एक दूसरे को टच करते हुए अगर क्या रहे, व्यवस्थित रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकविमी संरचना या एकविमी संकुलन कहते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, देखो इसमें बहुत सारे कण हैं जो कैसे रूप में व्यवस्थित हैं भाई, पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकविमी क्या बोलते हैं, इसको संकुलन कहते हैं। चूँकि इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक जो हमारा कण होता है या एक गोला जो होता है, वो कितने गोला के टच में है भाई, हमारा 2 गोला के टच में है। जैसे लाल वाला दिख रहा है आपको, ये कितने गोला के टच में है, 2 गोला के टच में है। ये वाला देखेंगे तो ये भी 2 गोला के टच में है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में ये होता है कि कोई कण जितने अन्य कण के संपर्क में रहता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, समन्वय संख्या क्या है करके, ठीक है। तो यहाँ पर समन्वय संख्या क्या होता है, तो अगर कोई कण आसपास के जितने अन्य कणों के क्या रहता है, टच में रहता है। मान लो ये कण है और ये कण जो है मान लो इधर आसपास से 6 कणों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तो इस कण का समन्वय संख्या कितना होगा, 6 होगा। मतलब कोई कण जितने कणों से घिरा रहता है तो घेरने वाला जो कण है उनकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। क्योंकि इसमें एक कण जो होता है वो कितने कणों से घिरा है, 2 कणों से घिरा है, इसलिए इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है आपकी, 2 होती है। तो ये हो गया आपका कौन सा संरचना भाई, एकविमी संरचना या एकविमी संकुलन, है ना। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देता है तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई रखा ही नहीं है। एकविमी संरचना क्या होता है, एकविमी संरचना वे संरचना होती है जिसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए क्या होता है, एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित रहता है। तो ऐसा जो संरचना है उसे हम क्या बोलते हैं, एकविमी संकुलन कहते हैं। और चूंकि इसमें एक कण जो है 2 कणों के टच में रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये हो गया एकविमी। अब हम चलते हैं किसके पास, द्विविमी संकुलन, है ना। द्विविमी संकुलन कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का। एक होता है वर्ग घनिष्ठ संकुलन, एक होता है षटकोणी संकुलन। वर्ग घनिष्ठ संकुलन क्या होता है, तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है उसमें जो क्या होता है, जो गोलाकार कण होता है, वो गोलाकार कण एक होता है हमारा, ये होता है क्षैतिज सतह, क्षैतिज, और ये वाला क्या होता है हमारा, ऊर्ध्वाधर होता है। तो
तो द्विविमी जो वर्ग घनिष्ठ संकुलन होता है उसमें क्या होता है, जैसे पहले एक विमी संकुलन में क्या था, केवल एक पंक्ति था, ऐसे ही जब बहुत सारे पंक्ति है ना, एक कण के सीध में क्या होता है, अगर बहुत सारे पंक्ति इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, और उस व्यवस्था से एक जब परत का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उस स्थिति में जो क्या बनता है, हमारा जो संरचना बनता है, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं द्विविमी। चूँकि वर्ग जो घनिष्ठ संकुलन होता है, इस वर्ग घनिष्ठ संकुलन में क्या होता है, यदि हम ऐसा जो पंक्ति में व्यवस्थित जो कण होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे अगर क्या कर दें, पंक्ति उसके जस्ट नीचे क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें, तो हम देखते हैं कि एक जो कण होता है, एक जो हमारा क्या होता है कण, या प्रत्येक जो इसमें का जो कण होता है, अन्य 4 कणों के संपर्क में रह करके एक वर्ग का क्या करता है, हमारा निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है, उस संकुलन को हम क्या बोलते हैं, वर्ग घनिष्ठ संकुलन के नाम से जानते हैं, या वर्ग घनिष्ठ संकुलन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि वर्ग घनिष्ठ संकुलन में जो हमारा क्या होता है, जो पंक्ति होता है, एक पंक्ति होता है, ऐसे बहुत सारे पंक्ति अगर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और क्षैतिज स्थिति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे के सीध में रहते हुए अगर क्या हो जाए, व्यवस्थित होकर के एक परत का निर्माण करें, तो उस स्थिति में एक जो कण होता है वो अन्य 4 कणों के संपर्क में रह करके किसका निर्माण करता है भाई, हमारा वर्ग का निर्माण करता है। तो उस स्थिति में जो संकुलन होता है उसे हम लोग घनिष्ठ या वर्ग घनिष्ठ संकुलन के नाम से जानते हैं, या वर्ग घनिष्ठ संकुलन कहा जाता है। चूँकि इस प्रकार के संकुलन में हमारा पहला जो पंक्ति है वो पहला पंक्ति है, वैसे ही दूसरा पंक्ति है, वैसे ही तीसरा पंक्ति है, वैसे ही कौन सा है, चौथा पंक्ति है। यदि इन पंक्तियों को अगर क्या कर दें, हम लोग नाम दे दें, तो जैसे पहला पंक्ति क्या है हमारा, ए नाम दे दिए। क्योंकि पहला पंक्ति के जैसा बहुत सारे पंक्ति हैं, मतलब उसी के जैसा है, इसलिए सभी पंक्ति को पहले जैसा होने के कारण क्या बोला जाता है, हमारा ए ही बोला जाता है। इस कारण से इस प्रकार का जो क्या होता है, संकुलन होता है, उसे हम जो है ए संकुलन या ए पैटर्न के भी नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर और हम देखें तो यहाँ पर जो एक कण होता है वो चूँकि इसमें कितने कण के संपर्क में रहता है, हमारा 4 कणों के संपर्क में रहता है। जैसे ये एक कण हो गया, कितने कण के संपर्क में है भाई, 4 कणों के संपर्क में है। तो 4 कणों के संपर्क में होने के कारण है ना, यहाँ पर 4 कणों के संपर्क में, जैसे एक कण है हमारा, ये वाला कण जो है कितने कणों के संपर्क में है, 4 कणों के संपर्क में है। इस कारण से इसका समन्वय संख्या कितना होता है, हमारा 4 होता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, वर्ग घनिष्ठ संकुलन। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिख सकते हैं कि वर्ग घनिष्ठ संकुलन वे संकुलन होते हैं जिसमें हमारे जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, वे कण अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कण 4 कणों से संपर्क में रह करके क्या करता है, अगर वर्ग का निर्माण करता है, तो उस स्थिति में जो हमारा क्या होता है, संकुलन होता है, उसे हम लोग वर्ग घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। एक हमारा दूसरा प्रकार क्या है, हमारा षटकोणीय संकुलन। षटकोणीय संकुलन क्या होता है, तो षटकोणीय संकुलन में क्या होता है कि जैसे ये पहला पंक्ति है भाई, ये हमारा क्या है, पहला पंक्ति है। इस पंक्ति में जो हमारा क्या छूट रहा है, ये जो छिद्री छूट रहा है, छिद्र जो छूट रहा है या जो गड्ढा छूट रहा है, इस गड्ढा को अगर हम क्या करते हुए, ढकते हुए, ये हमारा दूसरा, ये इस प्रकार से उस गड्ढा जो पहले पंक्ति में छूटा है, इसको अगर हम क्या करते हुए, ढकते हुए एक और क्या कर देते हैं, पंक्ति लगा देते हैं। अब दूसरा पंक्ति में भी कुछ क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर गड्ढा या रिक्ति छूट रहा है। अब उसको ढकते हुए हम लोग पुनः क्या करते हैं, एक और क्या कर देते हैं, पंक्ति लगा देते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, जैसे पहला पंक्ति है, इसमें जो हमारा जो रिक्ति छूट रहा था उसको कवर करते हुए हम लोग क्या लगा दिए, दूसरा पंक्ति लगा दिए। अब दूसरा पंक्ति में जो क्या था, हमारा जो गड्ढा छूट रहा था उसको जो है कवर करते हमने कौन से, तीसरा पंक्ति लगा दिए। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि एक जो कण होता है वो कितने कणों के संपर्क में रह के, या प्रत्येक जो कण होता है, कहीं भी देख लो, इसमें से जो है प्रत्येक कण एक जो है, प्रत्येक कण 6 कणों के संपर्क में रह के, 1 2 3 4 5 और 6 कणों के संपर्क में रह करके एक षटकोण का क्या करता है, निर्माण करता है। इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, षटकोणीय संकुलन के नाम से जानते हैं, या षटकोणीय संकुलन कहा जाता है। ये जो संकुलन होता है, उस संकुलन में अगर हम परत को बोलता हूँ, पंक्ति को अगर कुछ नाम दे दें, जैसे पहला पंक्ति क्या होता है हमारा, ए नाम दे दिए,
पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति में देखें तो कुछ क्या रहा है, हमारा अंतर दिख रहा है। इस कारण पहला पंक्ति को ए नाम दिए हैं, दूसरा पंक्ति उससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बी पंक्ति बोल देते हैं। लेकिन तीसरा पंक्ति पहले पंक्ति के क्या है, हमारा समान है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ए ही बोला जाता है। इस प्रकार से आगे इस प्रकार की पैटर्न क्या होती रहती है, चलती रहती है। इस कारण इसे हम ए बी पैटर्न के भी नाम से जानते हैं, या ए बी व्यवस्था वाले संकुलन भी कहते हैं। चूँकि इसमें क्या होता है, एक जो कण होता है वो एक कण कितने कणों के संपर्क में रहता है भाई, 6 कणों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो ये हो गया हमारा षटकोणीय संकुलन। तो ये हो गया एक विमी और क्या हो गया हमारा, द्विविमी। अब हम चलते हैं किसके पास, त्रिविमी के पास। त्रिविमी संकुलन क्या होता है हमारा, तो त्रिविमी संकुलन जो होता है वो द्विविमी संकुलन अभी जो पढ़े हैं उसका एक से अधिक अगर क्या कर दिया जाए, परत बना दिया जाए, तो उस स्थिति में जो संकुलन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमी संकुलन। कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, ये हमारा इस प्रकार से एक हम संरचना बना के देखे थे, वर्ग घनिष्ठ संकुलन। यहाँ हमारा क्या था, ये वर्ग घनिष्ठ संकुलन का एक या द्विविमी वर्ग संकुलन का एक क्या है, एक परत है। अगर ऐसी ही परत इसके ऊपर क्या कर दिया जाए, एक के ऊपर एक क्या कर दिया जाए, अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, जैसे हमारे अंडे का जो करेट होता है, एक करेट के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से अगर हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो वहाँ से जो संरचना मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, हमारा त्रिविमी या त्रिविमी संकुलन के नाम से जाना जाता है। और ये जो त्रिविम संकुलन होता है वही क्या होता है, हमारा वास्तविक संरचना होता है। ये कितने प्रकार का होता है भाई, ये भी पहले के जैसा कितना होता है, हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। पहला होता है द्विविमी वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन, मतलब इसमें भी क्या है, एक वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन है, बट ये हमारे किसके आधार पर है, 3D के आधार पर है। पहले वाला क्या था हमारा, 2D के आधार पर था। और एक होता है हमारा षटकोणीय संकुलन, पहले वाला द्विविमी था, अभी वाला क्या है हमारा, त्रिविमी के आधार पर है। तो जैसे मैं आपको बताया कि द्विविमी जो क्या होता है हमारा, ये ऊपर वाला जो परत आपको दिख रहा है, अगर ऊपर वाला परत को ही लेंगे तो क्या होता है, वो द्विविमी वर्गाकार संकुलन होता है। और ऐसे ही जब बहुत सारे परत क्या कर दिया जाता है, एक के ऊपर एक क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो हमारा संरचना बनता है वो संरचना हमारा क्या कहलाता है, 3D हमारा क्या कहलाता है, संकुलन कहलाता है। और इस प्रकार से अगर इस परत के पीछे आगे बहुत सारे परत सेम डायरेक्शन में अगर क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वहाँ से आपका संरचना प्राप्त होता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये संरचना आपको वहाँ से क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। और ये संरचना जो होता है, ये संरचना आपका क्या होता है, हमारा SSC संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है द्विविमी वर्गाकार जो घनिष्ठ संकुलन होता है, उस द्विविमी वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन में द्विविमी का जो क्या होता है, एक जो परत होता है, इस परत के सेम डायरेक्शन में, मतलब इस परत में जो कण है उसी के कण है उसके पीछे सेम डायरेक्शन में अगर हम बहुत सारे परत को क्या कर दें, इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें, तो वो संरचना आपका 3D कहलाता है। और इस प्रकार व्यवस्थित करने से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो स्ट्रक्चर आपका कहलाता है SSC स्ट्रक्चर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या SSC स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, द्विविमी वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। अब हम देखते हैं द्विविमी षटकोणीय संकुलन। द्विविमी षटकोणीय संकुलन क्या होता है, तो ये जो द्विविमी षटकोणीय संकुलन से बोल रहा है, लेकिन ये हम 3D में देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे तो हम क्या देखे थे कि यहाँ पर इस प्रकार से देखे थे कि जो एक पंक्ति है, इस पंक्ति में जो हमारा क्या होता है, जो रिक्त बच जाता है उसको ढकते हुए दूसरा पंक्ति लगाते हैं, उसमें जो हमारा गड्ढा छूट जाता है उसको हम लोग ढकते हुए क्या करते हैं, तीसरी पंक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर एक कण 6 कण के संपर्क में रह करके षटकोण का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, षटकोणीय बोलते हैं। लेकिन वो एक लेयर के आधार पर था तो 2D बोलते थे। अगर ऐसे ही एक और लेयर इसके ऊपर क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, इसके जस्ट ऊपर क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए। जैसे आपको ये दिख रहा है, देखो ये पहला लेयर है आपका, जो ग्रीन दिख रहा है, ये है ना, ये पहला लेयर है जो आपको पहले था। अगर ऐसे ही जो लेयर है उसके ऊपर जस्ट सेम लेयर क्या कर दिया जाए, फिर से देखो ये हमारा एक और ऊपर में लेयर दिख रहा है, अगर सेम क्या कर दिया जाए, उसमें लेयर अगर रख दिया जाए, तो उस स्थिति में हमारा क्या बनता है, जो संरचना बनता है वो हमारा क्या होता है, 3D षटकोणीय संरचना को शो करता है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात और यह है, वो क्या है, तो देखो यहाँ पर पहला लेयर जो है
ये हमारा क्या है, पहला लेयर। इस पहला लेयर के बाद कौन सा लेयर है हमारा, दूसरा लेयर है। तो जब षटकोणीय जो 2D संरचना होता है उसके ऊपर वैसे ही जब लेयर सेम क्या कर दिया जाता है, उनके ऊपर जब व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ से दो प्रकार के रिक्ति प्राप्त होता है। कितने प्रकार के रिक्ति, दो प्रकार के। एक होता है हमारा चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति, और एक होता है हमारा अष्टफल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं और थोड़ा सा आपको दूसरे तरीक़ा से समझा रहा हूँ भाई। एक मिनट, चलिए, ये हमारा एक संरचना बना रहे हैं हम लोग, 1 2 3 हो मान, एक हो गया हमारा गोलाकार कण। अब इसमें हमारा क्या है, जो रिक्ति है, इस रिक्ति को ढकते हमने एक और पंक्ति लगा दिया। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से और क्या करते हैं, ये हो गया हमारा एक संरचना। अब यहाँ पर देखो ये एक परत हो गया। अब इस परत में देखो कुछ रिक्तियाँ छूटा है, यहाँ पर रिक्ति छूट गई, यहाँ पर रिक्ति हो गई, यहाँ पर रिक्ति हो गई, यहाँ रिक्ति हो गया, यहाँ पर रिक्ति, यहाँ पर रिक्ति, यहाँ पर रिक्ति, है ना। तो ये जो रिक्ति है इसको ढकते हुए अगर हम क्या करते हैं, पुनः एक और इसमें क्या करते हैं, लेयर करते हैं। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इसी प्रकार इसको ढक दें तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये हमारा पहला वाला लेयर था, ये वाला कौन सा है, दूसरा लेयर है। तो इस स्थिति में जब हम दूसरा परत लगाते हैं तो यहाँ से दो प्रकार का रिक्ति तैयार होता है। कौन कौन से रिक्ति होता है, जैसे ये हमारा बीच वाला था वो त्रिकोणी था, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, चौथा गोला वहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर से एक स्थिति ऐसा निर्मित होता है। ये हमारा पहला वाला ऐसा था, जब इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, दूसरा वाला रख दिया, यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ से जो रिक्ति बनता है वो होता है हमारा चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की क्या होता है हमारा, रिक्ति होता है। उसी प्रकार ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कितने दिख रहे हैं हमारा, ये तो 3 के ऊपर हम लोग एक चौथा के, तो चतुष्फल की रिक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें नीचे वाला, ये वाला हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें, ये वाला की बात करें, ये कैसा दिखता है हमारा, 1 2, ये हो गया 3, और इसी में अगर हम बना दें फिर से तो ये होता है 1 2 और ये हो जाता है 3। तो यहाँ पर जो रिक्ति बन रहा है, यहाँ पर देखो ये आपका जो दिख रहा है, इसमें ये 3 आपको दिख रहा है और 3 आपको पीला वाला दिख रहा है। भाई कौन कौन से, देखो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। अब देखो इसमें एक और कलर में कौन सा दिख रहा है हमारा, ये आपका 1 2 और 1 3। तो इनके बीच क्या बनता है, जो रिक्ति बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं। तो यदि हम क्या करते हैं, षटकोणी जो हमारा द्विविमी परत है उस परत के ऊपर एक और परत क्या कर देते हैं, जब व्यवस्थित कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, जैसी परत लगाते हैं तो वहाँ से दो प्रकार की रिक्ति क्या होता है हमारा बाहर आता है। एक होता है चतुष्फल की रिक्ति और एक होता है अष्टफल की रिक्ति। अब जो है उस चतुष्फल की रिक्ति को यहाँ पर जो क्या बना है हमारा, चतुष्फल की रिक्ति बना है, और अष्टफल की जो रिक्ति बना है उस रिक्ति को ढकते हुए जब तीसरा परत लगाया जाता है तो उस स्थिति में दो प्रकार की संरचना और क्या हो जाता है, हमको तैयार हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि चतुष्फल की रिक्ति को ढकेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये अभी हम जो रिक्ति बनाए हैं यहाँ पर, ये हमारा कौन सा रिक्ति है भाई, चतुष्फल की रिक्ति है। अब इस चतुष्फल की रिक्ति को ढकते हुए एक और हम तीसरा परत क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ये चतुष्फल की रिक्ति यहाँ पर है, अब उसको हम लोग क्या करते हुए, ढकते हुए तीसरा परत लगाते हैं। तो वो जो परत होता है क्या होता है, ये जो कण है उसके जस्ट क्या होता है, सामने में इसको लगाया जाता है। तो उस स्थिति में जो संरचना तैयार होता है, मतलब चतुष्फल की रिक्ति को जब ढकते हुए जब तीसरी परत लगाते हैं तो उस स्थिति से जो संरचना बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, HCP के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्योंकि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है उसमें क्या होता है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें आपका जो नीचे वाला जो क्या होता है, हमारा जो कण होता है, ऊपर वाला जो कण होता है वो एक दूसरे के सीध में रहता है। जैसे ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है वो ऊपर वाला है, और इसमें जो रिक्ति है उसको ढकने के लिए जस्ट क्या होता है, उसी सीध में हम एक तीसरा लेयर लगाते हैं। तो ये पहला वाला जो ग्रीन है अगर उसको A माने, ये वाला जो कलर है उसको B माने, और
तीसरा जो लेयर लगाते हैं चतुष्फल की रिक्ति को ढकने के लिए, वो सेम क्या होता है, ए के जैसा होता है, इसलिए उसको भी क्या माना जाता है, ए माना जाता है। इस कारण इस पैटर्न को ए बी पैटर्न के नाम से जानते हैं। और वास्तविक में इसका जब संरचना बनता है तो वो संरचना कैसा होता है, इस प्रकार से संरचना आपको क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये कहाँ से बना हमारा एससीपी, चतुष्फलकी को रिक्ति को ढकने से। अब एक हमारा क्या होता है, वो होता है अष्टफल की रिक्ति को क्या करना, ढकना। अभी मैं बताया कि अष्टफल की रिक्ति भी वहाँ से बनता है। अष्टफल की रिक्ति कैसा होता है, ये इस प्रकार से हम लोग देखे थे अभी जस्ट, है ना। अब यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर जो रिक्ति बन रहा है ये क्या कहलाता है, हमारा अष्टफल की रिक्ति कहलाता है। अब ये जो अष्टफल की रिक्ति है, अगर इसको ढकते हुए अगर हम तीसरा परत इसमें लगाएं, तीसरा परत लगाएं, तो वहाँ से जो संरचना प्राप्त होता है वो संरचना आपका क्या कहलाता है, सीसीपी संरचना कहलाता है। तो हमने क्या बोला कि द्वितीय परत को जब ढके थे तो क्या बना था, हमारा अष्टफल की रिक्ति बना था। उस अष्टफल की रिक्ति को ढकते हुए अगर हम तीसरा परत लगाते हैं तो वहाँ से जो संरचना आता है उसे हम सीसीपी या इसी को हम लोग जो है एफसीसी के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा एफसीसी होता है दिखने में कुछ इस प्रकार से क्या होता है, दिखाई देता है। चूँकि इसमें देखो तीनों परत अलग अलग दिखाई देता है। जैसे ये वाला सबसे ऊपर वाला को ए माने, उसके बाद देखो ये दूसरा वाला जो पीला वाला दिख रहा है वो अलग दिख रहा है तो उसको हम बी मानते हैं। हरा वाला है वो अलग दिख रहा है तो उसको क्या मानते हैं, सी मानते हैं। इस कारण इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उसे ए बी और, है ना, ये हमारा पर दिया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। तो इस पैटर्न को क्या कहा जाता है, ए बी सी पैटर्न कहा जाता है। क्योंकि देखो ये वाला गोल अलग है, उसके नीचे वाला अलग है, उसके नीचे वाला अलग है, तो क्रमशः उसको ए बी सी के नाम से जाना जाता है। तथा इस प्रकार का पैटर्न को ए बी सी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा एससीपी के बारे में, ये हो गया हमारा सीसीपी के बारे में। दोनों में अगर हम समन्वय संख्या की बात करें तो दोनों में समन्वय संख्या कितना होता है, हमारा 12 होता है। तो ये हो गया हमारा ठोसों में संकुलन। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं।